सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हर कोई इंसान भागता दौड़ता रहता है, इसलिए बोलते भी है भाग दौड़ की जिंदगी। जिंदगी तेरा नाम भाग दौड़ की। कोई रोड पे भी जा रहा है, उसको एक बार के लिए रोके ना तो कहता नहीं 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 छोड़, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ये काम कभी खत्म ही नहीं होते। और कई बार इस भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर हम उन कामों को भूल जाते हैं, उन दायित्वों को भूल जाते हैं जो हमारे मुख्य या परम दायित्वों में आते हैं, और वो है ऊपर वाले की इबादत या माँ बाप की सेवा। इसलिए कहते भी हैं कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ क्षण ऐसे निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। अर्थात हमको हमारे इस पूरे दैनिक जीवन, जो पूरा दिन 24 घंटे का हम मानते हैं, उसमें कुछ क्षण हमको ऐसा निकालना चाहिए ताकि हम ऊपर वाले को धन्यवाद दे सकें कि हमारी जिंदगी अनुकूलता में चल सके, सहज रूप में चल सके। हमको ऊपर वाला तो कुछ ताकत दे और जिससे कि हम हमारे मन के अंदर अभिलाषाओं को पूरी कर सकें। हमको उस ऊपर वाले के साथ साथ साक्षात भगवान जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे माँ बाप जो है, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। ऐसा हमको भी कुछ ना कुछ वक्त निकालना चाहिए। तो दोस्तों, भागदौड़ की जिंदगी के अंदर जब इंसान भागता रहता है, दौड़ता रहता है, और ऐसी स्थिति में इन दायित्वों को जब वो भूलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा यहां इस दुनिया में आना सार्थक नहीं होता है। जैसे इंसान दौड़ता है, जैसे जीव जंतु चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से भौतिक राशियां भी दौड़ती है। आप कहोगे गुरुजी, इंसानों को दौड़ते हुए चलते हुए देखा, जीव जंतुओं को दौड़ते हुए चलते हुए देखा, आप तो कह रहे हो भौतिक राशियां चलती है। जी हां, आज मैं आपको एक ऐसी भौतिक राशि से परिचय करा रहा हूं जो चलती है, और उसके चलने के भी 3 तरीके। एक तरीके से नहीं चलती, तीन तरीके से चलती है। और वो भौतिक राशि का नाम है उष्मा, और उष्मा तेरे चलने के 3 तरीके, उसी का नाम है उष्मा संचरण की विधियां। कि उष्मा के संचरण की क्या क्या विधियां हैं, और ये जो 3 तरीके होते हैं, इन 3 तरीकों को यहां पर मैं इन 3 वीडियो आपके जो आएंगे, आज एक पहला तरीका बताऊंगा, फिर 2 तरीके और आएंगे। आप तीनों वीडियो को कंटिन्यूस देखना, क्योंकि ये तीनों विधियां जो है काफी महत्वपूर्ण है। और थोड़े से यहां पर चूंकि एक एक विधि को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए ताकि आपके लिए सहज हो जाए और अपन जितना यहां पर सीखना चाहे पूरा आप सीख जाओ। तो आप इसके तीनों पार्टों को बहुत ही ढंग से देखिएगा, और ये परीक्षा के लिए लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विधि है। उष्मा संचरण की विधि यदि अपन बात करें, 9th में दी हुई है, 11th में दी हुई है, अर्थात कक्षा स्तर पर महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो यहां पर आरटेट के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, रीट में से क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली रीट में इसमें क्वेश्चन नहीं आया था, उससे पिछली रीट में आया था। इस बार फिर प्रबल संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसको ढंग से एक बार के लिए तैयार करें। और मैं आपको तीनों विधियों को मात्र एक तरीका ऐसा बताऊंगा जिससे आपके तीनों विधियां क्लियर हो जाएगी। आप कहोगे गुरुजी, ये जो तीनों विधियां हैं उष्मा संचरण की, इनके नाम क्या है? तो आज हम पहली विधि का नाम पढ़ेंगे, और उस विधि का नाम है चालन। तो उष्मा संचरण की पहली विधि को चालन बोलते हैं, और उसका नाम है कंडक्शन। डक्शन, और पूरा बोले तो कंडक्शन। अब ये जो चालन विधि है वो क्या है, जरा समझ लीजिएगा। आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, उस एग्जांपल से तीनों विधियां क्लियर हो जाएगी, और उस एग्जांपल में जो जो आप देख रहे हो, भांप रहे हो, वही सब कुछ इन विधियों की थ्योरी है, कुछ नहीं पढ़ना है। आप कहोगे कैसे? और वो एग्जांपल क्या है, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां पर ये बच्चों की कतार है, बच्चों की लाइन बनी हुई है, ये छोरे खड़े रहे भाई रहे, और मेरे पास एक गेंद है, ये बॉल है, एक बॉल, और इस बॉल को मुझको इस बच्चे के पास पहुंचानी है। ये सब बच्चों के हाथ है, मुझको ये गेंद इस बच्चे के पास पहुंचानी है। और गेंद पहुंचाने के 3 तरीके हैं मेरे पास। गेंद पहुंचाने के 3 तरीके ही 3 विधियां हैं। तरीका नंबर पहला, बस ये एग्जांपल ध्यान रखना, तीनों जो तरीके हैं वो ध्यान रख लेना, आपके तीनों विधियां क्लियर।
एग्जाम्पल नंबर पहला, मैंने गेंद पहले वाले बच्चे को दी, पहले वाले ने दूसरे को दे दी, दूसरे ने तीसरे को दे दी, तीसरे ने चौथे को दे दी, और ये जो एक ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, ये आपकी विधि कहलाती है। कौन सी? चालन विधि कहलाती है। तरीका नंबर दूसरा, जिसको अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं, यहां पर जिसको मैंने बॉल दी वो बॉल लेकर खुद ही यहां से यहां तक चला गया, खुद ही दौड़ के चला गया। जिसको मैंने गेंद दी वो खुद दौड़ के चला गया। यह दूसरा तरीका कहलाता है, जिसे बोलते हैं समवेन। मुझको तीनों विधियों में गेंद यहां से यहां तक पहुंचानी है। वापस मैं बोलूं, तरीका नंबर पहला, गेंद को यहां से यहां तक पहुंचाने में, और पहुंचाने का तरीका नंबर पहला क्या? मैंने इसको गेंद दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, ये पहला तरीका हो जाता है, जिसे बोलते हैं चालन। तरीका नंबर दूसरा, मैंने जिसको गेंद दी वो खुद गेंद लेकर यहां से यहां तक चला गया, तरीका नंबर दूसरा। और तरीका नंबर तीसरा, मुझको इनकी एक की भी आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही गेंद को फेंक दूंगा, ये तरीका नंबर तीसरा, जिसे बोलते हैं विकिरण। तो यहां पर तीन तरीके हो गए, चालन, दूसरा तरीका हो गया संवहन, और तीसरा तरीका हो गया विकिरण। आज हम चालन के बारे में पढ़ेंगे, संवहन और विकिरण इसके बाद वाले वीडियोज के अंदर आपको मिलेंगे। तो यहां पर जो पहला तरीका है, जिससे कि मेरी गेंद यहां से वहां तक पहुंच जाए, उसमें मैंने क्या किया, पहले को दी, पहले ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, और इस प्रकार से गेंद एक से दूसरे यहां से वहां तक पहुंच गई, और यह विधि चालन कहलाती है। जैसी, अब आपको मैं उष्मा के रूप में बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर ये मोमबत्ती लगा दी, और मोमबत्ती लगा दी तो अपन ने गर्म तो इसको कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में ये भी गर्म हो जाता है। वो कैसे हुआ? यहां पर जो कण था उसने अगले कण को उष्मा दी, उसने अगले को दी, उसने अगले को दी, इसे कण है, और ये कणों ने सबने उष्मा दी, और मेरी उष्मा यहां से यहां पहुंच गई, और ये हिस्सा गर्म किया, लेकिन वो हिस्सा भी इसके कारण धीरे धीरे क्या हो गया, गर्म हो गया। अर्थात एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस प्रकार से उष्मा का स्थानांतरण होता है। वह कौन सी विधि कहलाती है? चालन विधि। तो यहां पर छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर छड़ तेरे नीचे एक जगह पे लाए लगाए, और एक जगह लाए लगाने से तेरा दूसरा सिरा ताता हो जिया, गर्म हो जिया, तुझे गर्म यहां से गिरा, ये गर्म हो जिया, ये कौन सी विधि कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। तो इस विधि के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं। नंबर 1, चालन विधि के अंदर पहली बात यह है, इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं माध्यम की आवश्यकता, यही क्वेश्चन है, इसमें जो लिखते चल रहे हैं यही सब इसके अंदर क्वेश्चन है। माध्यम की आवश्यकता होती है। आप सोचो, यदि ये इतने सारे बच्चे नहीं होते तो क्या मेरी गेंद यहां से यहां तक पहुंचती? क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, पहली बात। दूसरी बात, क्या जब गेंद मैंने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, क्या किसी भी बच्चे ने अपनी जगह छोड़ी? क्या जगह नहीं छोड़ी, बस हल्का सा हिला और दूसरे दे दी, ले यो दे दी पीछे से, दूसरे ने क्या दे, ले ले, फिर तीसरे दे ले, या घूम के भी दे सकते। कुल मिला के कोई भी बच्चा अपनी जगह को नहीं छोड़ता है, अपनी जगह को नहीं छोड़ता है, बस हल्का सा हिलता है गेंद देने के लिए, ले पकड़, अर्थात केवल दोलन या कंपन करता है, लेकिन कोई भी कण अपने स्थान का परित्याग नहीं करता है। यहां पर भी अपन ने जब इस रॉड को गर्म किया था तो ये रॉड का ये हिस्सा गर्म हो गया था, क्योंकि पहले ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, ये ऐसे अणुओं ने एक दूसरे को उष्मा दी, कणों ने, और यहां पर कोई भी कण अपने स्थान को नहीं छोड़ा, बस उष्मा दे दिया आगे। अर्थात यहां पर दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी कण अपने स्थान का परित्याग नहीं करता, अपनी जगह को नहीं छोड़ता, परित्याग नहीं करता है। कोई भी कण अपने स्थान का परित्याग नहीं करता है, केवल दोलन या कंपन करता है। तो लिख रहा हूं, केवल दोलन या कंपन करता है, यह आपको ध्यान रखना है, केवल दोलन या कंपन करता है। इसके बाद में तीसरी बात, उष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि है। धीमी विधि क्यों? क्योंकि मैंने इसको दी, ये छोरा देखने लग गया, देख गुरुजी ने कैसे दी है गेंद भाई, फिर उसके बाद में इसको दी, ये देखने लग गया है। अर्थात जिस कण को उष्मा दी वो थोड़ी देर हो सकता है उष्मा को लेके बैठ जाए, अगले को नहीं दी, थोड़ी देर बाद में दे। इसको दी, ये गेंद देखने लग गया, फिर इसको दी, फिर देखने लग गया कैसी देखे गेंद है, फिर ये आगे भेजी, अर्थात धीरे धीरे गेंद आगे पहुंची, अर्थात धीरे धीरे उष्मा पहुंची। तो यहां पर उष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि कहलाती है। तो अगली बात है उष्मा संचरण की सबसे, संचरण का मतलब उष्मा का जाने का तरीका,
उष्मा संचरण की, संचरण था आगे बढ़ना, उष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि है। ये क्वेश्चन भी आता है, उष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि है और वो कौन सी विधि है? आपके चालन। अब आप कहोगे गुरुजी और क्या क्या बात है इसके अंदर? ये जो विधि है इसमें माध्यम का प्रत्येक कण प्रभावित होता है। कैसे? मैंने इसको गेंद दी, इसने इसको दी, तो हर बच्चे के पास गेंद पहुंची। ऐसे यहां पर जब इसको मैंने गर्म किया, मोमबत्ती तो यहां लग रही है, ये हिस्सा गर्म हो गया, तो प्रत्येक कण यहां पर गर्म हो जाता है, अर्थात पूरा का पूरा माध्यम, पूरी रॉड गर्म हो जाती है। ये तो गर्म हुआ ही, अर्थात गेंद यहां तक तो पहुंची, लेकिन ये सब के सब उस गेंद के कारण प्रभावित हुए, उस गेंद को अगले को दी, अगले ने अगले को दी, तो पूरा तो संपूर्ण माध्यम प्रभावित होता है। तो अगली बात यहां पर मैं लिख रहा हूं, संपूर्ण माध्यम प्रभावित होता है, इफेक्टिव प्रभावित होता है। पूरा का पूरा माध्यम क्या होता है बच्चे लालो? प्रभावित होता है। कौन सी विधि से? कौन सी विधि में? चालन विधि के अंदर। अच्छा, अब ये विधि जो है ये सभी माध्यमों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट, सभी माध्यमों में चालन विधि संपन्न होती है। चालन विधि संपन्न होती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। ठोसों में भी चालन होता है, द्रवों में भी चालन होता है और गैसों में भी चालन होता है। लेकिन याद रखना, सभी माध्यमों में चालन विधि संपन्न होती है, लेकिन ठोसों में तो केवल चालन ही होती है। मैं बोल रहा हूं, सब पर गौर करिएगा। सभी माध्यमों में चालन विधि होती है, मतलब चालन विधि ठोसों के अंदर भी होती है, द्रवों के अंदर भी होती है, गैसों में भी होती है, तीनों में चालन होता है। लेकिन ठोसों की बात करें तो ठोसों में केवल कौन सी विधि होती है? चालन विधि होती है। तो यहां पर मैं लिखा सभी माध्यमों में चालन विधि संपन्न होती है। चालकता की बात करें तो ठोसों की जो चालकता होती है वो द्रवों से ज्यादा होती है। तो यहां पर मैं लिखा ठोसों की चालकता नीचे ठोसों की चालकता तो ज्यादा बड़ी होती है, चौड़ी किससे? द्रवों से। और द्रवों की चालकता किससे ज्यादा होती है बच्चे लालो? गैसों से। तो फिर ये क्वेश्चन बन गया कि चालकता किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? तो याद रखें, सर्वाधिक चालकता किसकी होती है? ठोसों की, उसके बाद में द्रवों की, उसके बाद में गैसों की। अब यहां पर जो अगली बात आती है, अगली बात यहां पर है कि ये जो विधि है, इस विधि के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स क्या क्या है इस विधि के? तो यहां पर मैं आगे बता रहा हूं, सभी ठोसों में, जितने भी दुनिया के ठोस हैं, सभी ठोसों में, ये इस विधि के एग्जाम्पल आ रहे हैं। एग्जाम्पल, सभी ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। उष्मा का संचरण कौन सी विधि से होता है? चालन विधि से होता है। उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। इसके बाद में अगली बात, वैसे तो नीचे से ही होता है। वैसे तो अपन किसी चीज को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो अपन क्या करते हैं? नीचे से ही करते हैं गर्म, भगोनी को रख देते हैं गैस पर, नीचे से ही तो करते हैं। तो कहावत है कि वैसे तो नीचे से ही होता है, लेकिन एक दुनिया में ऐसा है जो ऊपर से करता है, दिन में करता है, सबको करता है। नाम है उस धनी का सूरज, भगवान है। वो ऊपर से गर्म करता है, समुद्रों को, तालाब को ऊपर से करेगा। ये थोड़ी समुद्र तालाब के नीचे आ जाएगा सूरज। समुद्र और तालाब को ऊपर से गर्म करता है सूरज, और दिन में करता है और सबको करता है, सब किसी को नहीं छोड़ता है। ऊपर से करता है, दिन में करता है, सबको करता है। और यदि कोई भी द्रव ऊपर से गर्म हो रहा है, याद रखना बच्चे लालो, कोई भी द्रव या गैस ऊपर से गर्म हो रही है, तो अभी कौन सी विधि से है? चालन विधि से। वैसे कहावत है कि द्रवों और गैसों में संवहन होता है, जो अपन सेकंड विधि पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। लेकिन याद रखें कि यदि कोई भी द्रव या गैस ऊपर से गर्म हो रहा है, तो कौन सी विधि से होता है? चालन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, द्रवों व गैसों का ऊपर से गर्म होना। द्रवों व गैसों का ऊपर से गर्म होना, ये आपकी कौन सी विधि का उदाहरण है? चालन। और एक याद रखना, मरकरी, जिसको अपन हाइड्रोजेरियम बोलते हैं, Hg। ये जो पारा है ये अपवाद है। वैसे द्रवों में अपन बोलते हैं कि संवहन विधि ज्यादा पाई जाती है, लेकिन पारा एक अपवाद है।
द्रव होते हुए भी इसमें उष्मा का संचरण कौन सी विधि से होता है? चालन विधि से। तो 3 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, सभी ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, द्रवों और गैसों को ऊपर से गर्म होना चालन विधि के द्वारा होता है। एग्जाम्पल नंबर 3, पारा जो है उसमें उष्मा का संचरण कौन सी विधि से होता है? चालन विधि से। अब यहां पर और बात है चालन विधि की, यदि अपन और ज्यादा करें तो ये जो चालन विधि है, बताइए इस चालन विधि का पथ सीधा होगा या टेढ़ा मेढ़ा होगा? जब मैं गेंद दूंगा तो बस यही एग्जांपल को दिमाग में रखो, जब मैं गेंद दूंगा तो बताओ ये गेंद सीधी जाएगी या टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है? टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। मैंने तो इसको सीधी दी ले, लेकिन छोरा पीछे दे दे, यो पकड़ के ले, ये कर दे, क्यों यो ले ले, ये इसको नीचे दे दे ले। तो कुल मिला के जो पथ है गेंद का, अर्थात गेंद पहुंच रही है, मतलब उष्मा संचरण का पथ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो इसमें कुछ बातें और मैं बता रहा हूं चालन विधि में, कि चालन विधि में पथ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। चालन विधि में यहां पर अपन यदि रॉड की बात करें तो उससे भी देखो आप, ये अपन ने रॉड गर्म लगाई, यहां पर पहले इसको, यहां पर ये हिस्सा गर्म हुआ, इसने इसको गर्म हुआ, ये हो सकता है अगले को दे, या हो सकता है इसको भी दे दे, इसके बगल में, क्यों भी जा सकता है, और यहां हो सकता है कि उष्मा का संचरण सीधा भी हो सकता है। तो चालन विधि में पथ टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। सीधा भी हो सकता है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो लिखा मैंने, चालन विधि में पथ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अच्छा, अगली जो बात है इसके अंदर, ये जो चालन विधि है, इस चालन विधि में यदि अपन बात करें तो ये जो धातु होते हैं, धातुओं की चालकता, धातुओं की उष्मीय चालकता इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। धातुओं की उष्मीय चालक, धातु बहुत अच्छे होते हैं उष्मा के चालक। आप ये देखो, यदि आपके भगवानी अपन ने रख दी और उसका हत्था लकड़ी का बना हुआ है, तो लकड़ी का बना हुआ है तो लकड़ी का हत्था गर्म नहीं होगा, लेकिन भगोनी तो बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है, क्योंकि भगोनी किसकी है? धातु की। और धातु की उष्मीय चालकता, धातु जल्दी से गर्म क्यों हो जाता है कोई भी चीज? क्योंकि धातु की उष्मीय चालकता इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। धातुओं में उष्मा का चालन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन का। धातुओं की उष्मीय चालकता इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, मतलब धातु अच्छे उष्मा के चालक होते हैं, और इनमें भी उष्मा का संचरण इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। कभी सुना होगा विद्युत का संचरण भी धातुओं में किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से धातुओं की उष्मीय चालकता या उष्मा का संचरण, उष्मीय चालकता या उष्मा का संचरण एक ही बात है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया यदि अपन बात करें तो बताओ, विद्युत का, ठोस धातुओं की बात करें तो विद्युत का सबसे बढ़िया चालक कौन है? ठोसों की बात करें तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। इसीलिए उष्मा का भी ठोसों में सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, क्योंकि विद्युत के चालन में भी इलेक्ट्रॉनों की भूमिका और धातुओं में उष्मा के चालन में भी इलेक्ट्रॉनों की भूमिका होती है। तो धातुओं की उष्मीय चालकता इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, धातुओं की उष्मीय चालकता इलेक्ट्रॉन कारण होती है। इसलिए उष्मीय चालक ठोस धातुओं में सर्वाधिक उष्मीय चालक, ठोस धातुओं में श्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ, यो बोलते हो सर्वश्रेष्ठ उष्मीय चालक, सर्वश्रेष्ठ उष्मीय चालक कौन है? बराबर लिख दिया मैंने आगे, चांदी। चांदी को बोलते हैं अर्जेंटम, एजी बोलते हैं, अर्जेंटम चांदी होती है। और चांदी के बाद में अपन बताओ, या इसलिए कहते हैं ना कि सबसे अच्छा चालक चांदी होता है विद्युत का। चांदी के बाद में सेकंड नंबर पे अपन तार किसके बनाते हैं? चांदी की तो महंगी आती है, चांदी के तार तो बनाते नहीं है, नहीं तो चांदी के तार बनाने चाहिए। सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, विद्युत का बहुत अच्छा फ्लो होता है चांदी में, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा होती है। लेकिन चांदी महंगी होती है तो अपन चांदी की जगह क्या किसके तार लेते हैं घरों में? तांबे के। और तांबे के अलावा और भी आपने देखे होंगे तार बने हुए होते हैं किसके? एल्युमिनियम के। तो पहले नंबर पर याद रखें चांदी, सेकंड नंबर पर तांबा, कॉपर, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम होता है। वैसे उसमें चालकता का बात है, उसमें चालकता की यदि अपन बात करें तो उसमें चालकता सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो यहां पर मैं अगली बात आपको बता रहा हूं। उसमें चालकता यदि अपन बात करें तो यहां पर चांदी की जो चालकता होती है, चांदी की चालकता, चांदी या यूं लिख दो उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता चांदी की ज्यादा होती है। उष्मीय चालकता किससे? तांबे से।
तो यहां पर मैं लिख दिया तांबा, तांबे से ज्यादा होती है। और बताओ तांबे की किससे ज्यादा होती है? उष्मीय चालकता एल्युमिनियम, ये लिख दिया मैंने, थोड़ी जगह कम है लेकिन मैं बोल रहा हूं एल्युमिनियम। तो बताओ उष्मीय चालकता सबसे ज्यादा किसकी? चांदी की, उसके बाद में तांबे की, और उसके बाद में एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है, तीनों का, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। विद्युत में भी इसी प्रकार से, विद्युत में भी सबसे पहले नंबर पर चांदी, सेकंड नंबर पर तांबा, और उसके बाद में एल्युमिनियम का नंबर आता है। सबसे बढ़िया विद्युत का प्रवाह चांदी में होता है, उसके बाद में तांबे में, उसके बाद में एल्युमिनियम। अब बात अब ये आती है कि ये तो चलो गुरुजी आपने धातुओं की बात बताई, लेकिन अधातु जो होते हैं वो भी उष्मा के कुछ चालक होते हैं, लेकिन अच्छे चालक नहीं होते। जैसे आपके लकड़ी है, लकड़ी जो है उसको आप यहां से गर्म करोगे तो ये हिस्सा गर्म हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता। ये यदि आपके लोहे की छड़ है, धातु होती, तो यहां से गर्म करोगे ये गर्म हो जाएगी, लेकिन लकड़ी को यहां से गर्म करोगे ये हिस्सा ज्यादा गर्म है नहीं होता है। इसका मतलब अधातु जो होते हैं ये उष्मा के हीन चालक होते हैं। हीन का मतलब दुर्बल चालक होते हैं, और दुर्बल चालक होते हैं, और इनमें उष्मा का संचरण इलेक्ट्रॉन और कण नहीं होता। अधातुओं में उष्मा का संचरण इलेक्ट्रॉन कण नहीं होता। इसमें तो थोड़ा बहुत उष्मा यदि यहां से यहां तक गई है, वो गई है अणुओं के द्वारा। तो अगली बात यहां पर और आती है, अधातुओं में, अधातुओं में उष्मा का चालन, उष्मा का संचरण, उष्मा का संचरण अणुओं के द्वारा होता है। उष्मा का संचरण अणुओं के द्वारा होता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी। धातुओं में किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। और अधातुओं में किसके द्वारा? उष्मा संचरण अणुओं के द्वारा। अब बात ये आती है कि गुरुजी यदि हम हमारी बात करें, हम कौन हैं? अरे अपन कौन है? अपन मनुष्य हैं। कई बार ये सवाल का जवाब देने में अपन जो सोचते हैं कि कौन है, आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो, तो ये तो बोलो कि हम मनुष्य हैं, और अपन मनुष्य हैं। और मनुष्य जो है ये विद्युत के तो अच्छे चालक बोले हैं, लेकिन उष्मा के अच्छे चालक नहीं है। अपन में करंट तो बढ़िया आता है, यदि कोई तार लग रहा है और तार छोटा पड़ जाए, कहीं पर अपन को लाइट भेजनी है, और यदि तार छोटा पड़ जाए, बीच में खुद जुड़ जाओ, वहां से बाद इतना तार छोटा पड़ रहा है, खुद जुड़ जाओ, करंट चल जाएगा आराम से। एक उदाहरण बताया मैंने कि मनुष्य में क्या है, विद्युत का क्या होता है? संचरण होता है बढ़िया। तो मनुष्य जो है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। तो यहां पर मैं अगली बात बता रहा हूं, मनुष्य विद्युत का सुचालक होता है। मनुष्य विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, लेकिन उष्मा का दुर्बल का मतलब कमजोर, उष्मा का दुर्बल चालक होता है। उष्मा अपने शरीर में विद्युत की तरह जल्दी से नहीं पहुंचती है। आप यदि ये हाथ यहां से गर्म है, ताप रहे ना ये, तो ये हिस्सा गर्म होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन करंट जो है ना यहां से यहां पर तुरंत पहुंच जाए। तो इसलिए मनुष्य को उस विद्युत का तो सुचालक बोला है, लेकिन उष्मा का क्या बोला है? दुर्बल चालक। इसलिए याद रखना है, ये तो केवल एग्जाम्पल के बतौर बताया कि तार छोटा पड़ जाए बीच में जुड़ जाना, जुड़ना नहीं है। ऐसे करंट आ जाएगा बहुत जोर का, इसलिए दूर ही रहना है। कि विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है शरीर, इसलिए करंट से बिल्कुल दूर। उष्मा का तो दुर्बल चालक है, ये हाथ गर्म हो गया तो ये हाथ का हिस्सा ये गर्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन करंट को टाइम नहीं लगेगा बहने के अंदर। इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य विद्युत का जो अच्छा सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है, लेकिन उष्मा का दुर्बल चालक होता है। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कि गुरुजी ये जो चालन विधि हमने पढ़ी, इस चालन विधि के और उदाहरण कौन कौन से हैं जिससे कि हम इसको दैनिक जीवन में कनेक्ट कर सकें। तो मैं आगे आपको बता रहा हूं कि इस चालन विधि के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो जरा देखिएगा, चालन विधि के उदाहरणों की यदि अपन बात करते हैं, आपने कभी सुना होगा कि जो बुजुर्ग है वो कहते हैं जब ठंड पड़ती है कि भाई मुझको तो 2 चादरें दे दे, बस 2 चादरें दे दे या 2 कंबल दे दे, रिजाई की जरूरत नहीं। और आराम से तेज कड़क ठंड में भी उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी। एक चादर के ऊपर एक चादर लगाया और मस्त सोते थे, बढ़िया नींद आती थी, बढ़िया गर्म रहता था, बजाय कि एक मोटी रिजाई। तो यहां पर बताइए 2 कंबल, एक कंबल के ऊपर एक कंबल रख दिया, तो 2 कंबल ओढ़ना ज्यादा सही है ठंड से बचने के लिए, या एक मोटा कंबल या मोटी रिजाई ओढ़ना ज्यादा सही है? तो ज्यादा सही क्या है कि 2 कंबल, क्योंकि जैसे ही एक कंबल के ऊपर एक कंबल अपन रखेंगे तो कंबलों के बीच में आ जाती है वायु, और वायु कौन है? गैस।
और गैस उष्मा की, मैंने बताया था, उष्मा की दुर्बल चालक होती है। और वो जो वायु के बीच में जो परत बन गई, वो उष्मा को न तो अंदर से बाहर अर्थात शरीर से न तो बाहर निकलने देती है, न वातावरण की जो ठंडक है उसको अंदर जाने देती है, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच में एक तरह से वो अवरोध बन गई। तो यहां पर पहली जो बात है कि दो मोटे कंबल, दो कंबलों को ओढ़ने से, दो कंबलों को ओढ़ने से ज्यादा सर्दी रुकती है, ज्यादा सर्दी रुकती है बजाय एक मोटे कंबल से, बजाय एक मोटे कंबल या रजाई से। दो पतले कंबलों को ओढ़ने से, भले ही वो पतले हैं, दो पतले कंबलों को ओढ़ने से ज्यादा सर्दी रुकती है बजाय एक मोटे कंबल या रजाई से, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच में क्या आ गई, एक अपने ओढ़ लिया। जैसे ये अपना शरीर है, ये मान लिया कि अपना शरीर है और अपन ने ओढ़ लिया एक के ऊपर, तो एक कंबल के बीच में क्या बढ़ गई, ये वायु की परत। और वायु की परत एक तरह से उष्मा का अच्छा चालक नहीं है, तो उष्मा रोधी है। ये उष्मा को न तो अपने शरीर के अंदर की निवास बाहर जाएगी, न बाहर की ठंडक अंदर आएगी। तो यहां पर ये, इसलिए आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर पक्षियों को देखना, जब तेज ठंड पड़ती है तो वो अपने पंखों के फरों को ये फुला लेते हैं, थोड़े देखना ऐसे, और अपने कहते हैं इसको ठंड लग रही है, ऐसे पंखों को जो पक्षी है वो ऐसे ऐसे कर लेता है, यूं ऐसे ऐसे फरों को ऊंचा ऊंचा सा कर लेता है पंखों को। और वो फरों को यूं ऊंचा करता है तो वो इसलिए करता है ताकि उन फरों के बीच में आ जाती है क्या, वायु। और वायु आने के कारण वायु वहां पर एक उष्मारोधी का काम करती है, एक कुचालक दीवार का काम करती है, इसलिए इनके शरीर की उष्मा न तो बाहर जाती है, न बाहर की ठंडक अंदर आती है। तो दूसरा एग्जांपल इसका मैं यहीं पर यही बताना चाह रहा हूं, जो दैनिक जीवन में उदाहरण जो मिलते हैं वो मैं बता रहा हूं। सेकंड एग्जांपल, पक्षी सर्दियों में पंखों के फर, पंखों को होता है ना फर, पंखों के फर को फुला लेते हैं सर्दियों में, ताकि उनके पंखों के फरों के बीच में वायु की परत बन जाती है, और वायु की परत बनने के कारण वहां पर उष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा घरों के अंदर फॉल सीलिंग कराते हैं, घरों में छतों में फॉल सीलिंग कराते हैं ना, तो फॉल सीलिंग में क्या होता है कि एक छत, उसके नीचे एक छत और बीच में खोखला, बीच में पाट या साफ, केवल बस वो स्टैंड से लगे जुड़े रहते हैं जिससे कि वो गिरे नहीं, बार बिल्कुल बीच में वायु, एक ऊपर की छत, उसके नीचे एक और लगवा देते हैं, ये फॉल सीलिंग। और जिन घरों में फॉल सीलिंग होती है वहां पर भी वो जो फॉल सीलिंग के बीच में जो वायु आ गई वो उष्मा को क्या करेगी, रोकेगी, और रोकने के कारण ऐसे घर गर्मियों में ठंडे रहते हैं। तो अगली मैं बात बता रहा हूं, घरों में फॉल सीलिंग, घरों में फॉल सीलिंग कराते हैं तो गर्मियों में घर गर्म नहीं रहते, तो गर्मियों में घर गर्म नहीं रहते हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग के बीच में क्या है, फॉल सीलिंग के कारण क्या होता है, वायु की क्या बन गई, एक परत बन जाती है, और एक परत के कारण इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। ऐसे ही और उदाहरणों की यदि मैं बात करूं तो एस्किमो जो है ये एक ऐसी प्रजाति है, एस्किमो, जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास के जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पाई जाती है। वहां उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं, स्थान है, बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, वहां पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है, बर्फ जमी रहती है। तो ये क्या करते हैं, बर्फ के घर बनाते हैं, क्योंकि जिंदा तो रहना है, अब बर्फ के घर बनाते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी बर्फ के घर कैसे बनते हैं? ये क्या करते हैं कि बर्फ की एक सिल्ली लेते हैं, उसके बाद में दूसरी सिल्ली रखने से पहले बीच में गैप बना देते हैं। उससे क्या होगा कि बर्फ की दो सिल्लियों के बीच में वायु की पतली परत बन जाती है, और ये जो वायु की पतली परत बन जाती है उसके कारण वायु का जो उष्मा जो है उसका आदान प्रदान रुक जाता है। वायु की पतली परत के कारण उष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है।
और इस प्रकार से इनके जो ये घर होते हैं कि जिनमें बर्फ और उसके बाद में दूसरी बर्फ की सिल्लियां लगाएंगे, लेकिन गैप छोड़ देंगे फिर ये, तो ये जो बीच में वायु की जो परतें होती है, ये वायु की परतें यहां पर उष्मा रोधी अर्थात उष्मा के कुचालक का काम करती है। उसके कारण इनके गुंबद आकार के जो घर होते हैं, इन घरों को अपन इग्लू कहते हैं, इग्लू। और ये जो गुंबद आकार के जो घर होते हैं इग्लू, इनके अंदर ही इनका जो तापमान है घरों के अंदर का, ये बाहरी वातावरण की तुलना में गर्म होता है और आराम से सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। और घुसने के लिए एक छोटी सी यहां पर एक सुरंग होती है, छोटी सी, क्योंकि ज्यादा तो इतना बड़ा गेट तो रख नहीं सकते, बड़ा गेट रखोगे तो फिर बाहर की ठंडक जो है अंदर आ जाएगी और अंदर के तापमान को बदल देगी, ठंडा कर देगी। तो एक सुरंग रखते हैं, उसमें रैंक कर एक घुसते हैं और इनके घरों का नाम इग्लू है। तो बर्फ की दो दीवारें, एक बर्फ की जो सिल्लियां हैं उनको एक के ऊपर एक डायरेक्ट नहीं रखते, बीच में वायु की एक परत बनती है और वो जो वायु की पतली परत बन गई वो यहां पर उष्मा रोधी का काम करती है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एस्किमो बर्फ की, एस्किमो बर्फ की सिल्लियों, बर्फ की सिल्लियों, बर्फ की सिल्लियों से दोहरी दीवार के घर बनाते हैं, बर्फ की सिल्लियों से दोहरी दीवार के रूप में, बर्फ की सिल्लियों से दोहरी दीवार के रूप में घर बनाते हैं, दोहरी दीवार के रूप में घर बनाते हैं। यह भी आपके चालन विधि का उदाहरण है। आप कहोगे और उदाहरण, एक उदाहरण को अपन अपने खुद पर ही लागू कर सकते हैं। अपन ठंड के अंदर जब स्वेटर जर्सी पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि स्वेटर और जर्सी से अपन को ठंड क्यों नहीं लगती है पहनने पर। जैसे मैंने शर्ट पहन रखी, इसके ऊपर मैंने कोई स्वेटर जर्सी पहन लिया, तो इस शर्ट और स्वेटर और जर्सी के बीच में वायु की एक पतली परत बन जाती है। और ये जो वायु की पतली परत है, वायु उष्मा की हीन चालक है, या यो कहती है सीधे शब्दों में कुचालक ही है, उष्मा का अच्छा स्थानांतरण नहीं कर सकती है। तो ये जो वायु की पतली परत बन जाती है इस शर्ट के और आपकी जर्सी है उसके बीच में, तो उससे क्या है, उष्मा का स्थानांतरण रुक जाएगा और उष्मा का स्थानांतरण रुकने के कारण मेरी गर्मी बाहर नहीं जाएगी, बाहर की ठंडक अंदर नहीं आएगी, तो मुझको ठंड नहीं लगती है। तो इसलिए अपन स्वेटर जर्सी पहनते हैं, उसके पीछे भी कारण यही है। तो ये आपको मैंने कुछ आप इसके एग्जांपल्स बताए कि उष्मा संचरण के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। अब यहां पर एक बात इसमें और आती है कि गुरुजी इसमें कोई सूत्र या कोई न्यूमेरिकल्स की बात आती है क्या, तो वो भी आप समझ लीजिए ताकि वो भी आपके क्लियर हो जाए और आपको कभी चालन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और यहां पर देखिएगा, ये एक रॉड है, छड़ है धातु की, और इधर मैंने लगा दी इधर मोमबत्ती, और ये सिरे को बोल रहा हूं ए और इस सिरे को बोल रहा हूं बी। माना इसका तापमान है TA और इसका तापमान है TB, और छड़ तेरी बाई, बाई का मतलब लंबाई L है, और तेरा अनप्रस्थ काट, ये अनप्रस्थ काट गोड़ गोड़ ये रे, ये गोड़ गोड़ अनप्रस्थ काट है, ये इसमें है। अब बताओ ये हिस्सा इस हिस्से को उष्मा देगा, गर्म कर रहा है, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। आपको पता है चालन विधि ऐसे तो होती है, पहला दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को। याद करो गेंद, गेंद मैंने पहुंचाई थी आज चालन विधि में, मैंने गेंद पहले को दी थी, पहले बच्चे ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, ऐसे उष्मा जाएगी। तो ये ए हिस्सा बी हिस्से की तरफ उष्मा दे रहा है। और यहां पर मैं कह रहा हूं, माना एक बात समझ लीजिएगा, माना ए सिरा डेल की उष्मा, उष्मा कितनी दे रहा है, डेल की उष्मा डेल टी समय में बी को स्थानांतरित करता है, बी सिरे को स्थानांतरित करता है। आप कहोगे गुरुजी ये क्या बात लिखी है आपने, जरा समझ लीजिएगा। स्थानांतरित करता है मतलब डेल क्यू कोई उष्मा है जो ये दे रहा है बी सिरे को। डेल का मतलब कोई अमाउंट है, कोई छोटा अमाउंट है, क्यू का मतलब उष्मा, डेल का मतलब कोई हिस्सा है छोटा, तो डेल की उष्मा दे रहा है कितने समय में, डेल टी समय के अंदर, और डेल की उष्मा डेल टी समय में बी को दे रहा है। तो उष्मा प्रवाह की दर बताइए क्या होगा, तो उष्मा प्रवाह, वाह, प्रवाह की दर। अब मैंने आपको फिजिक्स में कई बार बताया था पिछले वीडियोज के अंदर कि जब भी फिजिक्स में किसी भी भौतिक राशि के पीछे दर शब्द आ जाए, जैसे यहां पर उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा बटा समय, दर शब्द आने का मतलब आप उस भौतिक राशि के नीचे दे दो, और नीचे क्या दे दो, समय का भाग। जैसे कार्य करने की दर, कार्य बटा समय, उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा बटा समय, आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटा समय। तो उष्मा प्रवाह की दर बताओ कितनी उष्मा दे रहा है, डेल क्यू, और समय का भाग देंगे, दर का मतलब किसका भाग, समय का, तो उष्मा प्रवाह की दर हो गई डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये जो उष्मा प्रवाह की दर है डेल क्यू अपॉन डेल टी, ये तीन बातों पर निर्भर करती है। उष्मा प्रवाह की दर नंबर 1 अनप्रस्थ काट के समानुपाती होती है। अनप्रस्थ काट, ये रहा अनप्रस्थ काट, ये रहा भाई, ये रहा, ये अनप्रस्थ काट की क्या होती है, समानुपाती। पहली बात तो ये पता चली।
दूसरी बात, उष्मा प्रवाह की दर डेल क्यू अपॉन डेल टी तापांतर के समानुपाती होती है। बताओ यहां ताप टी है, यहां ताप टी भी, तो तापांतर बोलो कितना हो गया, टी ए माइनस टी बी। ताप का अंतर तेरा नाम तापांतर, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, उष्मा प्रवाह की दर में यहां लिख रहा हूं आगे, ये छड़ की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तीसरी बात। ये तीनों बातें प्रयोगों से पता चली। उष्मा प्रवाह की दर अनुप्रस्थ के समानुपाती, उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा को क्यों से लिखते हैं, समय को भाग दे रहे तो दर बोल रहे हैं, उष्मा प्रवाह की दर समानुपाती होती है तापांतर के, ताप के अंतर के, इसका ताप टी था, इसका ताप टी भी था, तापांतर के। और उष्मा प्रवाह की दर लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसी तीन बातें पता चली कहां से, प्रयोगों से। अब बताओ इनको तीनों बातों को एक साथ लिखे तो कैसे लिखें। अब यहां पर गुरुजी इन तीनों बातों को यदि हम एक साथ लिखना चाहें तो जरा देखो, इनको तीनों को एक साथ लिखे तो हो गया डेल क्यू अपॉन डेल टी समानुपाती, ये हो गया ए, ये हो गया टी ए माइनस टी बी, क्योंकि तू भी ऊपर और ये भी ऊपर, ये ऊपर ऊपर, लेकिन तू नीचे ले और इसको जैसे ही खोला डेल क्यू अपॉन डेल टी, यहां कांस्टेंट के आता है और ये जैसे ही आएगा तो ये अपन ने लिख दिया एक, आपको पता है जब जब इसको खोलेंगे तब तब जन्म होगा। ये चिन्ह ऐसा है, जब जब इसको खोलते हैं तब तब जन्म होता है। बताओ जन्म किसका हो गया, के का। और ये जो के का जन्म हुआ, इस के तो के बराबर पहले बताइए क्या होगा, यहां से के बराबर। अब आपको केवल के बराबर चाहिए तो के बराबर क्या होगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी गुणा एल, ये इधर चला गया इसके साथ, गुणा एल बटे में ये नीचे आ जाएगा तो ए टी ए माइनस टी बी, ये क्या आया। और के जो आया, इस के दो नाम है, इसको बोलते हैं उष्मीय चालकता। एक नाम तो क्या है, उष्मीय चालकता, और एक इसका नाम है उष्मीय चालकता गुणांक। तो बताओ के कितने नाम है बच्चे लालो, दो नाम है, उष्मीय चालकता और उष्मीय चालकता गुणांक। अब यहीं पर बताइए के का मात्रक क्या होगा, कि यहां पर मैं लिखूं के का मात्रक, तो के का मात्रक क्या होगा। मात्रक में बताओ, इसका उष्मा का मात्रक क्या होता है, बोलो बच्चों, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, बटा क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अच्छा, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और बताओ टी ए माइनस टी बी, इसका मात्रक क्या होता है, ताप में अंतर, ताप ही होगा, केल्विन। मीटर से मीटर कट गया, जूल बटे सेकंड को क्या बोलते हैं अपन, वाट, और ये हो जाएगा मीटर केल्विन, तो इसको लिखते हैं वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये इसका मात्रक। कैसे वापिस देखो, उष्मा का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, लंबाई का मात्रक मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, ताप में से ताप घटा तो ताप ही आया, तापांतर केल्विन। और बताओ मीटर से 1 मीटर कट गया, जूल बटे सेकंड, जूल बटे सेकंड याद करो कार्य बटा समय, और जूल बटे सेकंड कार्य बटा समय, शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट मीटर केल्विन, और ऊंचा कर देंगे वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आपके होते हैं के मात्रक। अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो के है, इस के आधार पर दो तरह के पदार्थ बनाए गए। एक पदार्थ तो होते हैं, तो यहां पर मैं अगली जो बात लिख रहा हूं वो है उष्मा के आधार पर पदार्थ। उष्मा के आधार पर, ये बात बस लास्ट है, उष्मा के आधार पर पदार्थ यदि अपन बात करें तो दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक तो होता है उष्मीय सुचालक, उष्मीय सुचालक, और एक होता है उष्मीय कुचालक। सुचालक और कुचालक, सुपुत्र और कुपुत्र। जो अच्छा पुत्र तेरा नाम सुपुत्र, इसका मतलब जो अच्छा चालक वो सुचालक, और कुपुत्र बेकार तो उसको बोलते हैं कुचालक। जो उष्मा का अच्छा चालक नहीं है तो तेरा नाम कुचालक, तो अच्छा नहीं है लड़का इसलिए तो कुपुत्र है, और तू अच्छा है तो तू सुपुत्र है। तो जो उष्मा का अच्छा चालक है उसे तो बोलते हैं उष्मीय सुचालक, और जो उष्मा का अच्छा चालक नहीं है उसे बोलते हैं उष्मीय कुचालक। उष्मीय सुचालकों के लिए याद रखना, या उष्मीय सुचालकों के लिए के का मान ज्यादा होता है। के का मान क्या होता है, ज्यादा। और आदर्श उष्मीय सुचालक है, मैं यहीं पे लिख दूं, आदर्श यदि कोई उष्मा का सुचालक है, आदर्श उष्मीय सुचालक के लिए के का मान अनंत होता है। क्वेश्चन आता है, उष्मा के श्रेष्ठतम जो आदर्श है, आइडियल यदि माने कंडक्टर है तो उनके लिए के बराबर अनंत। ऐसे उष्मीय कुचालक,
उसमें कुचालकों के लिए उसमें चाल का गुणांक कम होता है, के का मान तो कम। लेकिन यदि अपन आदर्श उष्मीय कुचालक बोले, आदर्श उष्मीय कुचालक बोले, उनके लिए के का मान 0 होता है। तो ये आपको के दोनों मान नाम पता होना चाहिए, उसमें चालता गुणांक। और उसके बाद में के आधार पर अपन ने उष्मा के आधार पर पदार्थ को वर्गीकरण किया, उसमें के मान देखे कि उसमें सुचालकों के लिए के का मान ज्यादा और आदर्श उसमें सुचालकों के लिए के का मान अनंत, और उसमें कुचालकों की बात करें तो के का मान कम, लेकिन आदर्श उसमें कुचालकों के लिए बात करें तो के का मान कितना होता है 0। तो ये आज हमने एक टॉपिक पढ़ा उष्मा संचरण की विधियां, और विधियों में भी अपन ने पहला तरीका देखा, और तेरा पहला चलने का जो तरीका है वो कौन सा है, चालन। जिसमें याद करो आते ही मैंने बताया था, मैंने गेंद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, और मेरे गेंद को पहुंचाने के पहले तरीके में आपको जो मैंने चालन विधि बताई थी कि मैंने गेंद पहले बच्चे को दी, पहले ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी। इस प्रकार से उष्मा का संचरण, जैसे रॉड को यहां से गर्म करते हैं और अपने आप रॉड का ये हिस्सा गर्म हो जाता है, अर्थात उष्मा का ये जो तरीका है, इस तरीके को अपन बोलते हैं चालन विधि, जिसमें पूरा का पूरा माध्यम प्रभावित होता है, लेकिन कोई भी अपने जगह को नहीं छोड़ता। तो मैंने पूरा इसका सारगर्भित रूप से आपके यहां पर बोर्ड पर भी लिख दिया और संपूर्ण मैंने बोल दिया, आपने इसको भली बात समझ लिया होगा। आगे अन्य जो 2 वीडियो आएंगे उसके अंदर मैं आपको अगली जो दोनों विधियां चलने की चालन के बाद में, संवहन और विकिरण, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे गेंद को अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के अगले 2 तरीके कौन कौन से हैं। तो आगे फिर आपसे संवहन विधि के अंदर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।